आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम सबों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अपने आसपास या यूं कहें कि हम अपने देश के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या आज हम अपने देश को टूटते हुए, बिखरते हुए देखना चाहते हैं? अगर नहीं तो जरा बताए कोई व्यक्ति हमें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो छात्र कर रहे हैं उसे कोई कैसे सही ठहरा सकता है? कैसे ये अभिव्यक्ति की आजादी बन सकता है? कैसे ये हमारे देश में आजादी का एक पैमाना बन सकता है? और कैसे से जायज ठहराया जा सकता है कि एक व्यक्ति जो कि आतंकी है, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, उसकी मृत्यु के बाद अगर कुछ छात्र इस तंत्र में लगे कि नमाज पढ़ी जाए और उसे शहीद का दर्जा दिया जाए, तब अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उन छात्रों पर कार्रवाई करता है तो उसका विरोध छात्र संघ करता हुआ दिखाई दे। 3 छात्रों पर अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय कार्रवाई कर रहा है और उन्हें रेस्टिकेट करने की कोशिश की जा रही है। उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जा रहा है। ऐसे में 1200 कश्मीरी छात्र जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो ये धमकी दे रहे हैं कि इन 3 छात्रों पर जो मामले चल रहे हो उन्हें तुरंत हटाया जाए, अन्यथा वो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस कश्मीर पहुंच जाएंगे। आप इसे ब्लैकमेल की राजनीति नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्योंकि आज हमें इस बात को तय करना पड़ेगा कि आखिरकार हम अपने देश को क्या तोड़ना चाहते हैं। क्या आज हम अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपने देश में उन तथ्यों को हवा देना चाहते हैं, जगह देना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं जो देश को तोड़ रहे हैं? देश के टुकड़े टुकड़े करने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। इस देश के किसी भी कोने में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास यह अधिकार नहीं है कि वो देशद्रोह करे। लेकिन आज हमें इस बात को लेकर सबको मिलकर सम्मिलित तौर पर विचार करना पड़ेगा। पहले देशद्रोह, अब ब्लैकमेलिंग। आतंक के प्रतीक मन्नान के हमदर्द कौन है? एएमयू में किसकी साजिश से उठा है विवादों का बवंडर? कौन कर रहा है कश्मीरी छात्रों को गुमराह करने की कोशिश? क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह बर्ताव कर रहे हैं कुछ कश्मीरी छात्र? देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक एएमयू में ये हो क्या रहा है? क्यों ये कश्मीरी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं? इन्हें कौन बरगलाने की कोशिश कर रहा है? अपने घर से इतनी दूर ये छात्र तालीम के लिए आए हैं, लेकिन इनके अंदर विद्रोह की आग को धधकाने की कोशिश कौन कर रहा है? ब्लैकमेलिंग की सियासत की बलि क्यों चढ़ रहे हैं ये छात्र? एएमयू में 3 छात्रों पर देशद्रोह के संगीन इल्जाम लगे, ये बात इन्हें समझ में नहीं आ रही। भावनाओं में बहकर ये छात्र मुकदमा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही 17 तारीख को सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी जा रही है। जो लड़कों का कहना है कि हम लोग कल यानी 17 को घर जाएंगे, तो उस पर वो मतलब बिल्कुल स्टैंड है, क्योंकि वो दे आर नाउ फीलिंग मोर इनसिक्योर। तो कहीं ना कहीं लड़कों में ये अप्रेंशन बन रहा है कि इट इज बेटर दिस टाइम टू गो बैक होम विद एनमॉन। ऑल फेक एलिगेशंस कि नारे लगाए गए, बच्चों में हाथापाई हुई या जनाजे की नमाज पढ़ी गई, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बात यह है कि जनाजे की नमाज पढ़ना कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी नहीं है। सवाल सीधा है, एक तरफ आतंकी मन्नान की मौत है तो दूसरी तरफ उसके समर्थन में खड़े लोग। क्योंकि ये बात हकीकत है कि एएमयू में आतंकी के समर्थन में नमाज पढ़ी गई और देश विरोधी नारेबाजी भी की गई, और जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई तो फिर उसके हिमायतियों के चेहरों से पर्दा उठते भी देर नहीं लगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी बात सुनिए। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, किसी को कोई विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा, किसी को कोई परेशान नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी छात्र को एफआईआर पुलिस ने की, मैंने थोड़ी की है। लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है टीका टिप्पणी वो उचित नहीं होती है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जो भी कानून है वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। इतना ही नहीं, इस मामले पर सियासत का रंग भी देखिए। खुलेआम आतंकियों की हिमायतगिरी की जा रही है। जो आतंकी मन्नान बेगुनाहों का खून बहा रहा था, उसके समर्थन में खुद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री सामने आ गई हैं। सियासत की रोटियां भी सेकी जा रही हैं। मन्नान एएमयू में रिसर्च स्कॉलर था, ये बात सही है, लेकिन उससे भी कड़वी हकीकत ये है कि बंदूक थामकर उसने देश तोड़ने वालों का साथ दिया। कुल मिलाकर सवाल सीधा सा है, वो ये कि क्या आतंकियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग देश को तोड़ने वाला काम नहीं कर रहे?
क्या सियासी फायदे के लिए देश को इस तरह बांटने की कोशिश नहीं की जा रही? टीम न्यूज़ नेशन। क्यों ग्रहण लग गया है आज हमारे ही देश में? ऐसा क्यों है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वो तमाम तत्व जो कि आतंकियों का खुलेआम समर्थन करते हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, या फिर अन्य किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय में वो तत्व जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों का समर्थन करते हैं, आज उन्हें लोग जायज ठहराने के लिए हिंदू बनाम मुसलमान शुरू कर देते हैं। ये बातें कैसे इस बात को जायज ठहराया जा सकता है कि हाफिज सईद जो कि कुख्यात आतंकवादी है, उसके पैसे से अगर पलवल में मस्जिद बन रही हो तो उस मस्जिद को लोग जायज ठहराने लगते हैं। कहते हैं कि धर्म के नाम पर कोई भी पैसा अमान्य नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम हिंदू मुसलमान चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन देश के ऊपर धर्म नहीं हो सकता। धर्म अपनी जगह है, धर्म हमारे व्यक्ति विशेष के लिए है, लेकिन क्या देश हम सब के ऊपर नहीं है? आज इस बात को हम सब के लिए महत्वपूर्ण तरीके से विचार करने योग्य है कि आज हम धर्म के आधार पर इस देश को बांटकर टुकड़े टुकड़े करेंगे, या आज हम देश को पहले रखेंगे और धर्म को अपने घर के भीतर। एक तरफ आतंकी मन्नान है, दूसरी तरफ आतंक का चेहरा हाफिज सईद है। और हैरानी की बात है कि इस देश में दोनों के हिमायती भी मिल जाएंगे। एएमयू में जहां आतंकी मन्नान के समर्थकों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे छात्र हैं, तो पलवल के गांव में एनआईए ने जिस मस्जिद का खुलासा किया है वो हाफिज सईद के पैसे से बन रही थी। बावजूद इसके लोगों को गलत नजर नहीं आता। पलवल के उटावड़ गांव में ये वो मस्जिद है जिसे सलमान हथीन नाम का युवक बनवा रहा था। एनआईए की पूछताछ में पता चला है कि इस मस्जिद के लिए पैसे हवाला के जरिए भेजे गए थे। पलवल में हाफिज के टेरर प्लॉट की साजिश का अंदाजा ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ के लोगों को भी लगता है कि मस्जिद के लिए कोई किसी भी तरह का पैसा कहीं से ला सकता है। पैसा मतलब जो है ना, और धर्म के लिए तो मतलब जो है कोई किसी को भी दे सकता है, और कोई धर्म के लिए तो मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए तो कोई किसी का भी पैसा पहुंचा सकता है। हैरानी इसी बात की है कि कुछ सिर्फ अपनी सियासत के लिए आतंक के नाम पर भी राजनीति करने लगते हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर ओवैसी। दिन ब दिन इस तरह की बातें बढ़ती जा रही हैं। कभी अफजल गुरु को शहीद बताया जाता है, कभी बुरहान वानी का कश्मीरी नेता महिमा मंडन करते हैं, और अब मन्नान और हाफिज सईद पर भी लोग सवाल उठाने से नहीं चूकते। टीम न्यूज़ नेशन। राहुल गांधी आजकल मध्य प्रदेश में जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और इसके लिए चाहे गुरुद्वारा जाना हो, मंदिर जाना हो, यहां तक कि अगर किसी भी जगह जाकर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी धार्मिक संस्थान में पहुंचकर उन्हें लगता है कि वो लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, तो वहां अवश्य पहुंच रहे हैं। ये बात अलग है कि हर रैली में, हर मौके पर उनके चुनावी सभा में एक बात प्रमुखता से सामने रखी जाती है, और वो है कि कैसे मौजूदा मोदी सरकार ने न सिर्फ भ्रष्टाचार किया है बल्कि देश के टुकड़े कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसका असर चुनाव में कितना होगा ये तो मतदान के साथ पता चलेगा। मंदिर में राहुल गांधी, मस्जिद में राहुल गांधी, गुरुद्वारे में राहुल गांधी। ऐसा लगता है मध्य प्रदेश के चुनाव में अब कांग्रेस का सहारा भगवान ही रह गए हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल निकले राहुल गांधी इन दिनों एमपी में पसीना बहा रहे हैं। चुनौती प्रदेश में कांग्रेस के सियासी वनवास को खत्म करने की है, लिहाजा मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में भी राहुल गांधी मत्था टेक रहे हैं। दतिया के पीताम्बरा शक्तिपीठ से शुरू हुआ आस्था का सफर ग्वालियर की मोती मस्जिद से होते हुए दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे पर खत्म हुआ। कांग्रेस एक दशक से भी ज्यादा समय से प्रदेश की सत्ता से बाहर है। इस बार भी मुकाबला आसान नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी और उनकी टीम ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल के निशाने पर मोदी सरकार है। आप मेरे साथ एक आदत बना लो, मोदी जी के साथ आपकी आदत बन गई है, शिवराज जी के साथ आपकी आदत बन गई है। मोदी जी आते हैं, आप कहते हो हाँ भैया झूठा एक ना एक झूठा वायदा करेगा। शिवराज जी आते हैं, आप कहते हो हाँ भैया 20,000 घोषणाएं कर दिए, एक और घोषणा करेगा, घोषणा मशीन। मेरे साथ भी आप एक आदत बना दो। राहुल गांधी आया है, उसने जो स्टेज से बोला है वो सच है, वो करके दिखा देगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सामने चुनौती गुटबाजी से निपटने की भी है। ऐसे में विजन 2019 को देखते हुए कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती एमपी में बीजेपी के किले को ढहाने की है, और इस काम में राहुल गांधी जी जान से लगे हुए हैं।
वो कार्यकर्ताओं के जन्मदिन में भी शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एमपी में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी तो इसका असर 2019 के चुनावों पर भी नजर आएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन ने कल ही यानी कि सोमवार को क्वेश्चन आवर में यह खबर आपके सामने प्रस्तुत की थी कि कुछ एक नेता आज कैसे कांग्रेस के लिए ही काल बन गए हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस के लिए ग्रहण का सबब बन गए हैं। उनमें से एक है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिग्विजय सिंह का दर्द छलक कर बाहर आ रहा है। वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते कह रहे हैं कि जब भी मैं कोई भाषण करता हूं, जहां भी जाता हूं, मुझे वोट नहीं मिलते, लोग मुझे समर्थन नहीं देते। जाहिर सी बात है वो आमतौर पर कुछ ऐसा ही कहते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं होता। इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बड़े नाराज हैं। कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं, मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस के वोट कटते, इसलिए जाता नहीं। एमपी में 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह की इन बातों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर का घमासान खुलकर सामने ला दिया है। चुनाव से पहले वायरल वीडियो पर कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दिग्विजय सिंह की नाराजगी सुनिए। और मेरा काम केवल एक, कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं, मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस के वोट कटते, इसलिए जाता नहीं। ये हर कोई जानता है कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस आलाकमान ने चुनाव प्रचार से करीब करीब दूर रखा है। वो राहुल गांधी के कैंपेन में भी नजर नहीं आ रहे। ऐसे में दिग्विजय का ये वीडियो पार्टी के बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पार्टी नेताओं की दिग्विजय की नाराजगी को लेकर सफाई सुनिए। अब वो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ये दिग्विजय सिंह ने किस संदर्भ में कहा है मैं जानता नहीं। ये भी बताया जा रहा है कि वीडियो सामने आने के बाद हुई फजीयत से खफा राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को तलब किया है। राहुल दिग्विजय सिंह से वायरल वीडियो को लेकर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि दिग्विजय ग्वालियर से राहुल गांधी के साथ विशेष विमान से दिल्ली आएंगे। पहले वो मुरैना से शताब्दी से दिल्ली आने वाले थे। दिग्विजय के इस वीडियो पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। ये दर्द उनको कांग्रेस ने ही दिया है मित्रों। उनके पोस्टर नहीं लगा रहे, उनके फोटो नहीं छाप रहे, उनको तवज्जो नहीं दे रहे। एक नेता की ऐसी दुर्दशा कांग्रेस करेगी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जाहिर है एमपी में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी की है। पार्टी में हर बड़े नेता का अपना गुट है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने चुनौती इसी गुटबाजी को खत्म करने की है, क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। टीम न्यूज नेशन। चुनाव के मौसम में आजकल एक खबर अपने आप में बड़ी आम हो गई है, और वो खबर ये है कि जब भी चुनाव सर पर होते हैं तो राज्यों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अपना घर बना लेते हैं। अब गोवा का ही मसला ले लीजिए। गोवा में 2 कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक प्रमुख नेता ने, जो कि पहले बीजेपी के सदस्य हुआ करते थे, एक बार फिर बीजेपी को अपना घर बना लिया। ऐसा लगता है कि जैसे ही चुनाव सर पर आते हैं तमाम कांग्रेसी नेता ये बात अच्छे से समझ गए हैं कि चुनाव जीतना है, सत्ता में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लो। बीती रात जैसे ही कांग्रेस के 2 विधायक सुभाष शिरोडकर और दयानंद सोपटे के दिल्ली जाने की खबर आई, गोवा की सियासत में जैसे भूचाल आ गया। पहले दोनों विधायकों के इस्तीफे की खबर आई, फिर दोनों जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने पहुंचे तो तस्वीर साफ हो गई। कांग्रेस के साथ ये माना जा रहा है कि आपने विश्वासघात किया। क्या आप मानते हैं कि विश्वासघात? कैसे विश्वासघात? हमने तो लीगल फॉर्मेलिटीज कर दी है। सुबह पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात हुई और शाम को दोनों नेता बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों विधायकों का कांग्रेस से इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा झटका है। विधायकों के इस्तीफे के बाद गोवा विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर 14 रह गई है। इस इस्तीफे से विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कांग्रेस की हैसियत खत्म हो गई है। पहले विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 16 थी। तोड़फोड़ की बाजीगरी में एक और कामयाबी से बीजेपी के नेता फूले नहीं समा रहे। एक दक्षिण गोवा से, एक उत्तर गोवा से, दोनों क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों बहुत ही लोकप्रिय हैं, कर्तृत्ववान हैं। गोवा में सीएम मनोहर पर्रिकर की खराब सेहत की वजह से सियासी उथल पुथल रहा है। कांग्रेस के 2 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को जानकार बेहद अहम मान रहे हैं। गोवा में मनोहर पर्रिकर सरकार को 23 विधायकों का समर्थन हासिल है। अब विधानसभा में बीजेपी के पास कांग्रेस के बराबर 14 विधायक हैं। बीजेपी को गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3, महाराष्ट्रवादी गौमंतक पार्टी के 3 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस गोवा में सरकार नहीं बना पाई। अब 2 विधायकों के इस्तीफे से पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। 2 विधायकों का दावा है
कि कांग्रेस के कुछ और नेता उनके संपर्क में हैं। गोवा में बीजेपी ने कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया है, तो वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या का मामला बता रही है। बहरहाल गोवा की सियासी जमीन पर बीजेपी के हाथों फिलहाल तो कांग्रेस औदे मुंह गिरी नजर आ रही है। सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। कभी कभी पोस्टर वॉर कुछ ऐसे पोस्टर हमारे सामने ला देता है जो कि अपने आप में बहुत कुछ आपके सामने रख देता है। और बिहार में आजकल ये पोस्टर वॉर बड़ी प्रमुखता से चल रहा है। कुछ दिनों पहले हमने आपको ये खबर दिखाई थी कैसे एक पोस्टर चला था जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं को रखा गया था और उनमें हर व्यक्ति की जात लिखी हुई थी। इस पर जबरदस्त निंदा हुई। तो अब एक और दूसरा पोस्टर है जो कि कांग्रेस सामने रख रही है, जिसमें यह पूछा गया है सवाल कि अगर 35 एयरपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसने शासनकाल में बनाए हैं उसका नाम बता दो, और इसके साथ साथ यह बता दो कि राफेल के विमान का सौदा कितने पैसे में हुआ है, तो आपको 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब कौन बनेगा करोड़पति खेलने लगी है। कुछ सवाल है, इनाम का ऐलान है और ढेर सारा बवाल है। ये वो पोस्टर है जो बिहार में सियासी पारा चढ़ा रहा है। अखबार की एक कतरन में एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार का दावा है, तो कांग्रेस ने इस दावे पर चल दिया है 5 करोड़ी पैंतरा। पटना की गली चौराहों को कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इस पोस्टर से पाट दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स बहुत जोरों पर है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अपने तमाम नेताओं के जाति बताकर पोस्टर्स इन्हीं जगहों पर लगाया था। बीजेपी ने अपने नेताओं को भारतीय बताकर पोस्टर्स इन्हीं जगहों पर लगाया था। और अब पूजा धमाका 5 करोड़ का ऑफर का पोस्टर भी पटना में लग चुका है। सियासत जोरों पर है। एयरपोर्ट का नाम और राफेल का दाम पूछकर कांग्रेस जवाब देने वाले को इनाम देने का वादा कर रही है। मकसद साफ है तो सियासत गर्म है। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार है। तो जो सवाल राहुल जी उठा रहे हैं उसके जवाब प्रधानमंत्री दे नहीं रहे, जिससे साफ जाहिर होता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। उस उत्तेजना में कुछ से कुछ पोस्टर लगा रहे हैं। इनको लगाना चाहिए था 2G में कितना हुआ। कोई 2G की याद दिला रहा है तो कोई राफेल पर ललकार रहा है। दशहरे के मौके पर बाजारों में छूट की लूट है तो सियासत में सवालों का फ्री हिट है। जाहिर है पटना में पोस्टर वार छिड़ चुका है, जहां जवाब की उम्मीद किसी को नहीं, बस सवाल है और सवालों पर संग्राम है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली और उसके आसपास की आबोहवा लगातार खराब होती चली जा रही है। प्रदूषण का आलम यह है कि आज दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की फहरिस्त में बहुत ऊंचे पायदान पर है। यह कामयाबी हमें ऐसे हासिल नहीं हो रही। यह सिर्फ इसलिए भी हासिल नहीं हो रही कि दिल्ली में प्रदूषण का उत्पाद बहुत ज्यादा है। दरअसल दिल्ली के आसपास इलाके यानी कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों में जितने बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है, ये एक ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न कर रही है कि पूरी राजधानी में लोगों को सांस नहीं आ रही। लेकिन सरकारें बिल्कुल निष्क्रिय बैठी हैं। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, पराली जलाकर मानेंगे। तो बस एक ही रास्ता है दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले इलाकों के लिए। तमाम लोग आप अपनी नाक को किसी तरीके से बचा लीजिए, तमाम तरह के यत्न कर लीजिए, घर के भीतर रहिए या फिर मास्क लगाकर घूमिए, अन्यथा आप अपने जीवन को बहुत छोटा कर रहे हैं, इतना छोटा कि उसके बाद शायद कुछ बचेगा नहीं। पंजाब हरियाणा के खेतों में जलती ये आग दिल्ली एनसीआर की आबोहवा को लगातार जहरीला करती जा रही है। पराली में उठते शोले पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली तक इंसानों को सांस लेने में भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। आंकड़े इतने डरावने हैं कि ये तस्वीरें और भी खौफ पैदा करती हैं। 1 टन पराली जलाने से करीब 1724 किलो जहर तैयार होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1460 किलो है। पराली जलने के बाद बची राख 199 किलो। हवा में घुलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड 60 किलो, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा करीब 2 किलो होती है। इन आंकड़ों से मालूम चलता है कि बीते 2 हफ्तों में दिल्ली के करीब पंजाब हरियाणा की आबोहवा में कितना जहर घुल चुका है, क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत से इन दोनों राज्यों में पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें, हरियाणा में इस साल 13 लाख हेक्टेयर पर धान की बुआई की गई थी। 10 अक्टूबर तक 4,01,000 हेक्टेयर में धान की कटाई हो चुकी है, जिसमें से 735 हेक्टेयर क्षेत्र में 459 जगहों पर पराली जलाए जाने के मामले सामने आ चुके हैं, जो कि कुल कृषि क्षेत्र का 1% से भी कम हिस्सा है।
सरकार का ये भी कहना है कि इस बार पिछले साल की तुलना में कम पराली जलाई गई है। सरकार के दावे को नासा में आई तस्वीरें भी सही साबित कर रही हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर पिछले साल 2017 की है, जिसमें पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के अमृतसर के अलावा जालंधर और भटिंडा में लाल डॉट काफी कम नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के करनाल, हिसार और अंबाला में भी लाल निशान पिछले साल की तुलना में कम है। नासा की तस्वीरें और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस साल अब तक पिछले साल के मुकाबले कम पराली जलाई गई है, लेकिन अभी भी पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में किसान लगातार पराली जला रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं। टीम न्यूज़ देश। पिछले 1 हफ्ते से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है और जलती ही चली जा रही है। सैटेलाइट के द्वारा ली गई तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आग की ये लपटें सैटेलाइट में छोटे छोटे बूंद की तरह दिखाई देंगे और ये 2 तमाम डॉट हैं, ये इतने दिखाई देते हैं कि आप सोचेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर पराली कैसे जल रही है। लेकिन ना तो पंजाब की सरकार इस पर कोई कदम उठा रही है, ना हरियाणा की बीजेपी की सरकार, न दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार और न ही केंद्र सरकार इस पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हम चाहे दुनिया भर में बदनाम हो जाएं सबसे प्रदूषित राजधानी के तौर पर, लेकिन हमारे देश की सरकारों के कान पर जू रेंगने को तैयार नहीं। किसान अपनी बात मानने को तैयार नहीं है और कम से कम 2 करोड़ लोग अपनी जान गंवाने को तैयार हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। यह है हमारा आज का जीता जागता हिंदुस्तान। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा जहरीली होने लगी है। दिल्ली के आसमान में फैली इस धुंध की चादर के लिए जितनी जिम्मेदार पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली है, उससे कम जिम्मेदार दिल्ली की सरकार नहीं है, क्योंकि राजधानी की जहरीली होती आबो हवा के बावजूद यहाँ प्रदूषण रोकने के जरूरी उपाय नहीं किए जा रहे। यही वजह है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि एनजीटी ने सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। बेहतर ये होगा सरकार में बैठे लोग इस बात का सही जवाब दे पाएंगे कि किन अधिकारियों ने इसमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, किनकी तरफ से कोई कमी रह गई, और निश्चित रूप से इसकी जांच हो, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो जिम्मेदार लोग उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 100 और PM 10 का स्तर 250 के आसपास पहुंच गया है। हालात को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। ग्रैप के तहत कोयले से चलने वाले बदरपुर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस बीच पंजाब और हरियाणा सरकार भी किसानों से अपील कर रही है कि वो पराली न जलाएं। हमारे किसान भी जागरूक हैं और हमने किसानों को इस पराली को न जलाने के लिए आह्वान भी किया है और इसके लिए पर्यावरण को बचाने के लिए उनको कई प्रकार के उपकरण ये खरीदने के लिए सब्सिडी भी दे रहे हैं और बहुत कंट्रोल इस पर हुआ भी है। वहीं किसान पराली जलाने के पीछे अपनी मजबूरी बताते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ किसान को कोई सहूलत नहीं देती, कोई राहत नहीं देती। हालांकि पंजाब हरियाणा के कुछ जिलों में कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकारी और प्राइवेट कंपनियों की मदद से पराली न जलाने का ऑप्शन भी तलाश लिया है। हम आग लगा के खुश नहीं है, हाँ वो तो हमारी मजबूरी है। जे इंतजाम नहीं होगा तो हम आग लगवाएंगे। हम तो चाहते हैं कि ऐसी कंपनी आ जाए और हमारे खेतों में जो सारा माल उठाकर ले जाए। जाहिर है इन किसानों की ये तरकीब प्रदूषण से थोड़ी राहत पहुंचा सकती है, मगर सवाल यह है कि आखिर तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली की आबो हवा क्यों बिगड़ती जा रही है और साल दर साल दिल्ली वाले जहरीली फिजा में सांस लेने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। 2019 में इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन किया जाना है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ बहुत उत्साहित हैं बल्कि एक विस्तृत कार्यक्रम लेकर उपस्थित भी हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने की है इलाहाबाद शहर का नाम बदलने के साथ ही अब इलाहाबाद के तौर पर नहीं बल्कि प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा। आखिरकार कोई बता दे योगी आदित्यनाथ जी को कि इलाहाबाद के साथ आज ऐतिहासिक तौर पर जितनी बातें जुड़ी हुई हैं उन तमाम ऐतिहासिक बातों को क्या इलाहाबाद खुरच कर वहां प्रयागराज लिखा जाएगा? क्या अब लिखा जाएगा इलाहाबाद अधिवेशन कांग्रेस का नहीं बल्कि प्रयागराज अधिवेशन जो कांग्रेस ने किया था आजादी के पहले? ऐसा लगता है कि हमारे देश में नाम बदलने की एक विकृत परंपरा शुरू हो गई है। जगह जगह के नाम बदले जा रहे हैं और उनके इतिहास को भी खरोंचा जा रहा है।
इलाहाबाद नहीं, अब प्रयागराज कहिए। शहर की सड़कों और अहम इमारतों पर लगे ये नेम बोर्ड बहुत जल्दी बदल दिए जाएंगे और नए बोर्ड पर लिखा होगा प्रयागराज। कुछ दिन पहले ही संतों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखने का प्रस्ताव दिया था, जिसे आखिरकार एक औपचारिक ऐलान के साथ अमली जामा पहना दिया गया। कैबिनेट के हर मेंबर ने अपनी खुशी भी जताई और इसका नाम भी अब आज से प्रयागराज कहलाया जाएगा। शहर का नाम बदलने के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए भी यूपी सरकार ने केंद्र को सिफारिश भेज दी है। दरअसल पुराणों में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही था, लेकिन अकबर के शासनकाल में इसे बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि मुगलकालीन कई किताबों में ऐसा जिक्र है कि अकबर ने सन 1574 के आसपास प्रयागराज में किले की नींव रखी थी, जिसके बाद नया शहर बसाया और नाम इलाहाबाद रखा गया। इतिहास की गणना अगर करें तो 10,000 साल कम पड़ेंगे, तब से इसका नाम प्रयाग रहा है। तो जो भूल हुई, जो चूक हुआ इतिहास में, आज सरकार ने उसे दुरुस्त किया है। यूपी की योगी सरकार के इस फैसले पर संत समुदाय ने भी खुशी जाहिर की है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, बड़ी खुशी है। महामहिम राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी कैबिनेट को कोटि कोटि बधाई दे रहा हूँ। हालांकि इलाहाबाद को प्रयागराज किए जाने से सियासी विरोध की आवाज भी तेज हो गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जब मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया था, विवाद तब भी बड़ा था और विवाद अब भी है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या नाम बदलने से पहचान भी बदल जाएगी? टीम न्यूज़ नेशन।